मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर बार पुनः आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और बहुत दिन के बाद आज हम लोग 12th का एक टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, ये मतलब जो अभी बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए संभवतः एक क्रैश कोर्स की तरह है। तो आज हम लोग एक चैप्टर को बिल्कुल रिवाइज के तौर पे हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो रेफरेंस के रूप में मैंने एनसीईआरटी लिया है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक को रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल किया हूँ मैं। तो ये चैप्टर उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि बोर्ड में अभी बैठने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक क्लास में ही मैंने कोशिश किया है कि उस चैप्टर से संबंधित हर छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस मतलब किया जाए। ठीक है, सवाल हम लोग नहीं देखेंगे, उसके सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल को देख के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो एक तरह से आपका पूरा रिवीजन क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक है वो है मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। आव्यूह एक्चुअली देखिए मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स समझिए कि एक अवयवों का संग्रह है, अवयवों का एक संग्रह है। और जिस प्रकार से हम उसको सजाते हैं, मान के चलिए मेरे पास, अगर मैं अभी बोलूँ मेरे पास 6 अवयव हैं, A B C D E और F। ठीक है, और इसको हम अरेंज करें तो मेरा एक अरेंजमेंट बनता है। तो देखिए इसको हम सजा सकते हैं A B C D E F। ठीक है, या फिर हम दूसरे तरीके से सजा सकते हैं A B C D और E F। ठीक है, अवयव मतलब मैट्रिक्स का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें हम लोग 2 चीज़ सीखेंगे। एक रो, किसी भी मैट्रिक्स का किसी भी अवयव में जो क्षैतिज लाइन है ये वो पंक्ति कहलाता है या रो कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पंक्ति। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। ठीक है, और रो और कॉलम का जो रो और कॉलम को जो मल्टीप्लाई के रूप में जो इसको लिखते हैं, ये होता है इसका ऑर्डर। ऑर्डर। ठीक है, जैसे मतलब दूसरा, अगर मैं ये बोलूं कि अगर ये एक मैट्रिक्स है तो इसका जो ऑर्डर्ड है वो क्या हो जाएगा? इसमें कितने रो हैं? एक ये रो हो गया भाई, ये R1 है और ये R2 है। इसमें ये C1 है, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। अर्थात इसमें 2 रो है, इसलिए 2 बाय कितने कॉलम है? 3 कॉलम है, तो 2 बाय 3। ये इसका ऑर्डर कहलाता है। जैसे दूसरा एक मैट्रिक्स है, उसमें देखिए रो कितने हैं? R1, R2 और R3, 3 रो हैं। कॉलम कितने हैं? C1 और C2। तो जब भी मैं बात करूंगा ऑर्डर्ड का, ऑर्डर क्या हो गया भाई? तो 3 रो हैं, तो 3 × 2। कोई दिक्कत? हम लोग अभी 3 चीज़ सीखे। रो क्या होता है? मैट्रिक्स में जो हॉरिजेंटल्स लाइन होते हैं उसको हम लोग रो बोलते हैं या पंक्ति बोलते हैं।
जो वर्टिकल लाइंस होते हैं उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, और इन दोनों को जब गुना के रूप में लिखते हैं तो ये इसका होता है ऑर्डर। कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं अवयव की कोटि, मतलब ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जैसे अभी बात किए थे कि जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम होता है, यहाँ देखिए तो इसमें कितने रो कितने हैं, 4 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 5 कॉलम है, राइट। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, इसका ऑर्डर हो जाएगा 4 × 5, अर्थात इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 20 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो सीधी सी बात समझिए, ऑर्डर क्या होता है कि किसी, अगर यहाँ लिखा हुआ है m पंक्ति तथा n स्तंभ वाले किसी अवयव, पंक्ति मतलब रो और स्तंभ मतलब कॉलम, तो इसको हम लोग mn कोटि या mn ऑर्डर का अवयव कहते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हम लोग इंग्लिश के कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे A, B, C एक्सेट्रा, ठीक है। अब मान चलिए कि एक चीज़ क्लियर हो गया है कि ऑर्डर, जैसे मान चलिए कि एक मैट्रिक्स मेरे पास A है और इसका ऑर्डर है 2/3, 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, हमको लिखना है। तो एक बात समझिए, इसमें रो कितने होंगे, 2, और कॉलम कितने होंगे, 3। तो अगर मैं आपको नॉर्मली बोलूँ, इसको लिखेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23। अब जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखे थे, यानी ये जो है ये इसके लोकेशन को बता रहा है कि A11 मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो कि पहले रो का पहला कॉलम है। जैसे ये एलिमेंट का मैं जिक्र करूँ तो ये बता रहा है कि भाई मेरा रो दूसरा है और कॉलम तीसरा, यानी दूसरे रो का तीसरा कॉलम का ये है, यानी ये जो है ये उसके लोकेशन को बताता है कि वो मतलब मैट्रिक्स में किस स्थान पर अवस्थित है, ठीक है। जैसे यानी कि मैं बोलूं कि एक मैट्रिक्स A है जिसका कि ऑर्डर कितना भाई 2/3 है, इसमें टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि AIJ के फॉर्मेट में है। I ये क्या प्रदर्शित करता है, ये रो को प्रदर्शित कर रहा है, और J ये कॉलम को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है जैसे कि एक ऑर्डर दे दिया जाता है या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोगों को पता होता है। जैसे अभी ये जो मैट्रिक्स A है इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, यानी अवयवों की संख्या कितनी है 2 × 3, अर्थात इसमें से 6 अवयव हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर एक सवाल कई बार पूछा जाता है कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिया जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, से मान लीजिए कि मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट है 8, फिलहाल 8 लेते हैं। बोलता है कि इस 8 एलिमेंट को आप कितने मतलब मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, अलग अलग ऑर्डर के कितने मैट्रिक्स को बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। अगर एक रो में करेंगे तो 8 कॉलम बनेगा, अगर 2 रो रहेगा तो 4 कॉलम बनेगा, 3 रो तो खैर बन नहीं सकता है, अगर 4 रो रहेगा तो 2 कॉलम बनेगा, और अगर 8 रो रहेगा तो 1 कॉलम बनेगा। इसका जो गुणनफल है वो हमेशा 8 रहेगा। तो इसका मतलब है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब अवयवों की कुल संख्या 8 है तो हम लोग अलग अलग 4 प्रकार के मैट्रिक्स का निर्माण कर सकते हैं, 4 ऑर्डर्ड के 4 कोटि के मैट्रिक्स का निर्माण कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अगर मैं एलिमेंट को बढ़ा दूं, अगर वैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 12 कर देता,
नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 12 है। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होता, आप बोल सकते हैं 1 गुना 12, 2 गुना 6, 3 गुना 4, 4 गुना 3, अब इधर से रिवर्स करते जाइए, 6 गुना 2 और 12 गुना 1। इसका मतलब है कि मेरे पास अलग अलग 6 प्रकार की कोटि के मैट्रिक्स हो सकते हैं अगर एलिमेंटों की संख्या यानी अवयवों की कुल संख्या 12 हो। कोई दिक्कत? अच्छा, बाय द वे अगर यहाँ पे हम 24 कर देते हैं, अब तो आप बता सकते हैं अगर अवयवों की संख्या, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 हो जाए तो क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है? ये तो आप बोलिएगा 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, 6 × 4, 8 × 3, 12 × 2, 24 × 1। ये इतने प्रकार के कोटि का मैट्रिक्स पॉसिबल है, अर्थात 8 प्रकार के कोटि का मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं। कोई दिक्कत? इस तरह का क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अवयवों के जो प्रकार हैं उसको बिल्कुल देखते हैं फटाफट। अवयव के प्रकार पढ़ते हैं। पहला स्तंभ अवयव, कॉलम मैट्रिक्स, यानी जिसमें केवल एक कॉलम होगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें आपको ज़्यादा याद रखना नहीं है, अगर कॉलम एक हो जाए, रो चाहे कितना भी रहे डजेंट मैटर, कॉलम अगर एक रहा m × 1, यानी कॉलम हमेशा 1 रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। वैसे रो मैट्रिक्स क्या होगा, और 1 × n हो जाए, यानी रो अगर एक रहेगा तो रो मैट्रिक्स, कॉलम अगर एक रहा तो कॉलम मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर रो और कॉलम, जैसे वर्ग होता क्या है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर बराबर हो जाए, अर्थात ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर बराबर हो जाए, जितना रो उतना ही कॉलम, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद आगे आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, देखिए समझिए इसको। यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स कैसे पूछे जाते हैं मैं उस पर डिस्कस करूँगा। डायगोनल मैट्रिक्स जो है तो वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, यानी सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जो है वह नॉन जीरो होगा, मतलब जीरो के अलावा और कुछ होगा, बाकी सारा एलिमेंट ज़ीरो होगा। उसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो, बाकी सब ज़ीरो हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद है अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या है, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स या एक विशेष प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स जब इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वह सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए। जैसे कि यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ भी रहे लेकिन सेम सेम रहे, ये डायगोनल एलिमेंट ध्यान देखिए, ये अलग अलग नहीं हो, बस अगर सेम सेम हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर। जैसे ये √3 है तो ये तीनों √3 ही हो, अगर यहाँ √5 हो तो तीनों √5 हो, यानी सेम सेम हो जाए। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया जिसमें m और n बराबर बराबर हो जाए, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स जो है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, मैं एक बार जिक्र कर देता हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स है, ये एक्चुअल में एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लेकिन एक विशेष प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स
जिसके कि डायगोनल एलिमेंट नन ज़ीरो हो, बाकी सभी एलिमेंट ज़ीरो हों, तो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि दुनिया में जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स हैं वह सभी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, लेकिन सभी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होंगे ये ज़रूरी नहीं है। जस्ट डायगोनल मैट्रिक्स में एक विशेष प्रकार का जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट सेम सेम हो जाए, बिल्कुल सेम सेम रहे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दुनिया में जितना भी स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स होंगे, लेकिन जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स हैं वो सब स्केलर मैट्रिक्स होंगे ये जरूरी नहीं है। अब स्केलर मैट्रिक्स में ही एक विशेष प्रकार का स्केलर मैट्रिक्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिकल। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसमें कि सारा एलिमेंट वन हो जाए, जितने भी डायगोनल एलिमेंट है अगर वो सब वन हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये देखिए तत्समक अवयव, यानी कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। अब समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, स्क्वायर मैट्रिक्स का एक विशेष प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एक विशेष प्रकार जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल में ही एक विशेष प्रकार का डायगोनल अगर हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर, और स्केलर में ही अगर सारा वन वन हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। यहाँ समझाने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा, वह एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, और वह एक स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। बट सभी स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे ये ज़रूरी नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया सवाल है, इसलिए मैं इसको समझना उचित समझ रहा था। अब यार देखिए, एक होता है जीरो मैट्रिक्स। अगर सारा एलिमेंट 0 0 0 हो जाए तो उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं अवयवों की समानता, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो अवयव कब समान होंगे भाई? पहला, जब उसके कोटि समान होते हैं। अगर दो अवयव के कोटि समान हो जाए, यानी उसके जो ऑर्डर हैं उसका अगर ऑर्डर समान हो जाए, और दूसरी बात कि प्रत्येक अवयव का जो संगत अवयव है, संगत अवयव का बात यहाँ पे आ गया, अर्थात आई जे के भी मान बराबर बराबर होने चाहिए। जैसे अगर दो मैट्रिक्स है उसमें से अगर ए आई स्थान पे जो एलिमेंट होगा वही स्थान बी वाले मैट्रिक्स में भी होना चाहिए आई जे वाला स्थान पे। यानी कि अगर संगत अवयव का मान समान हो तब वो दोनों अवयव समान होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ देखिए, हमारे पास ये मैट्रिसेस हैं, एक ये है और एक ये है। तो अब हम लोग गौर ये देखेंगे कि भाई इसे यहाँ पे इसका और जो ऑर्डर्ड है, इस मैट्रिक्स को अगर मैं बात करूँ इस प्लेस का, ये है 2 1, तो यहाँ पे भी 2 1 पे देखते हैं कि -6 है, एक ये कॉमन आ गया। और दूसरा देखिए यहाँ पे जो 3 3 एलिमेंट है वो भी 0 है, ये भी 0 है। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है। अब जब अगर हमको x ज्ञात करना है तो x + 3 का संगत एलिमेंट क्या है? 0 है, अर्थात x + 3 = 0, अर्थात x बराबर क्या? -3, एक चीज़ निकल गया। अगर हमको ये z का वैल्यू चाहिए तो ये कौन सा प्लेस है भाई? 1 2, तो 1 2 पे क्या भाई? 6 है, यानी z + 4 = 6, अर्थात z बराबर 2। वैसे आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं, वैसे आप a का वैल्यू निकाल सकते हैं, b का वैल्यू निकाल सकते हैं, और c का वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? धन्यवाद।
अब आ जाइए, मैं डायरेक्ट यहीं पे बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज का देख लीजिए, छोटी सी बातें हैं कि इसका पहले पूछ रहा है कि भाई अवयव की कोटि क्या है। कोटि तो जानने में करते हैं, रो और कॉलम। इसमें कितने रो हैं? R1, R2 और R3, 3 रो हो गया। कॉलम कितना है? C1, C2, C3 और C4। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि अवयव का जो कोटि है क्या होगा? 3 × 4। क्लियर हो गया? अब कहता है अवयवों की संख्या, जो सिर्फ गुना कर दीजिए, रो और कॉलम को जब गुना कर देंगे तो कितना जाएगा? 12। तो अवयवों की संख्या कितनी होगी? 12। हाँ, अब जरूरी है कि अवयव 1, 3 क्या है? 1, 3। 1 मतलब पहला रो में से तीसरा कॉलम, तो पहला रो ये है और तीसरा कॉलम ये है, अर्थात 19। जैसे A21 है, 21 मतलब दूसरा रो ये हो गया, और पहला कॉलम, दूसरा रो में पहला कॉलम 35। कहता है A33, तीसरा रो का तीसरा कॉलम क्या है भाई? -5। समझ में आ रही है क्या? जैसे A24 मतलब दूसरा रो और चौथा कॉलम, अर्थात 12। A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम 5/2। कोई दिक्कत? धन्यवाद। अब आप देखिए, सवाल तो हम लोग ये इस तरह का कर चुके हैं। कह रहा है कि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 हैं, तो कितना कोटि संभव है? आप बना सकते हैं, ये तो शायद बताए भी थे। 24 है तो क्या क्या बन सकता है? 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, और फिर इसको उल्टा देंगे, 6 × 4, 6 × 4, 8 × 3, 12 × 2 और 24 × 1, अर्थात इसके 8 कोटि संभव है। दूसरा पूछ रहा है कि अगर 13 अवयव होता तो 13 गुणनखंड करके देखिए, कोई गुणनखंड नहीं होता है, या तो 1 × 13 या 13 × 1, बस ये 2 पॉसिबल है। अगर 18 अवयव है, 18 अवयव है तो आप समझ सकते हैं, अगर 18 अवयव है तो क्या कर सकते हैं? 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6। अब बस इसी को उलट दीजिए, 6 × 3, 9 × 2 और 18 × 1, अर्थात 6 कोटि संभव है। कोई दिक्कत? अब कह रहा है चौथा नंबर का सवाल देखिए, कहता है एक 2/2 का एक अवयव बनाइए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। और ज़रा गौर से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ। 2/2 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब है कि यहाँ जो एलिमेंट होगा A11, A12, A21, A22, यही है। यहाँ दिया हुआ है Aij बराबर I + j का स्क्वायर बटा 2, अर्थात यहाँ पे लिख देते हैं I + j का स्क्वायर बटा 2, यही है। तो इस आधार पर हम लोग ये एलिमेंट निकालते हैं A11,
तो क्या हो गया भाई, आई की जगह पे भी 1 और जे की जगह पे भी 1, 1 जोड़ 1 का स्क्वायर बटा 2, अर्थात 2 का स्क्वायर 4 बटा 2, अर्थात ये 2 निकल गया। यहाँ तो समझ में आया। अब 1 2 जब निकालेंगे A12, तो आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 2 का स्क्वायर बटा 2, कितना 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या निकल गया भाई 9/2। अब यार देखिए A21, तो यहाँ भी सेम कंडीशन रहेगा, तो ये भी 9/2 हो जाएगा। और जब A22 निकालेंगे तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2, अर्थात 4 का स्क्वायर 16 बटा 2, अर्थात 8। यानी जो मेरा मैट्रिक्स जो बन के आया, क्या क्या आया, पहला आया एलिमेंट 2, दूसरा आया 9/2, तीसरा आया 9/2, और ये चौथा आया 8। कोई दिक्कत? बस करना क्या है, आई की जगह पे आई वाला वैल्यू और जे की जगह पे जे वाला वैल्यू रखना है। अब ज़रा देखिए, वैसे यहाँ आई जे है तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू रख देंगे, इसे 1 1 रहेगा तो 1/1, अर्थात 1 ही हो गया। 2 1 रहेगा तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 1 2 रहेगा तो यहाँ 1, यहाँ पे 2, 2 2 रहेगा तो 2 2। कोई दिक्कत? तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए 6 नंबर का, पहले ये तय करेंगे क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। इक्वल जानने के लिए क्या करना है, पहले ऑर्डर देखिए, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, और इसका भी ऑर्डर 2/2 है, ठीक है। दूसरा देखिए कि ये जो एलिमेंट 2 2 है, यहाँ पे भी एलिमेंट 2 2 है जो कि बराबर बराबर है, कह सकते हैं कि भाई ये दोनों बराबर है। अब याद देखिए y का वैल्यू 4, संगत एलिमेंट है जी, y का संगत एलिमेंट 4, z का संगत एलिमेंट 3 और x का संगत एलिमेंट 1, अर्थात x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू 3। कोई दिक्कत? यहाँ एक बार करके देखिए, यहाँ भी वही सेम चीज़ है, x + y का वैल्यू 6 हो गया, x y का वैल्यू 8 हो गया, 5 + z का वैल्यू 5 हो गया। तो यहाँ से तो z का वैल्यू पता चलता है कि 0 हो जाएगा, है कि नहीं। x + y = 6, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 हो जाना चाहिए और गुना करेंगे तो 8 हो जाना चाहिए, यानी x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2। कोई दिक्कत? वैसे आप इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, अब कह रहा है ये भी सेम चीज़ है, ABCD का मान बता निकालिए, तो निकाल सकते हैं। हाँ, 8वां नंबर का जो सवाल है वो देखिए, कहता है कि इनमें से कौन सा वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह होने के लिए करना क्या पड़ता है भाई, रो और कॉलम क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जब बराबर होगा तभी वो वर्ग आव्यूह होगा, ठीक है। ये कह रहा है कि x y का किस मान के लिए मतलब युग्म समान है। तो पहले तो देखिए भाई, इसमें ये पता कि ऑर्डर तो खैर ये 2/2 है, ये भी समझ में आता है, लेकिन क्या ये दोनों बराबर बराबर है या नहीं है ये तो पता कभी चलेगा नहीं, इसलिए ज्ञात करना ही संभव नहीं है। कम से कम एक एलिमेंट भी अगर कॉमन एलिमेंट इक्वल रहता तो फिर हम कुछ सोच सकते थे, ठीक है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है कि 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो पहले देखिए समझिए इस बात को कि अगर 3/3 कोटि का कोई अवयव है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा भाई 9, और नंबर ऑफ मैट्रिक्स याद कीजिए, क्योंकि हर जगह मेरे पास ऑप्शन के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, या तो 0 या फिर 1। इसका मतलब 2 ही ऑप्शंस हैं
और मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 9, तो 2 टू द पावर 9 अर्थात कितना आंसर आ जाएगा भाई 512। तो मेरे पास 512 अवयव बन सकते हैं इससे। कोई दिक्कत? आज का क्लास इतना रहने देते हैं, ठीक है। बस जस्ट हम लोग, क्योंकि ये मतलब वीडियो और काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज का क्लास इतना रहने देते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और रफ्तार से आगे करेंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।